सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम करता हूं वाईईटी की एडिटोरियल क्लास में। मिसचीफ मैनेज नाम के इस एडिटोरियल से अपनी क्लास को आगे हम बढ़ाएंगे। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस क्लास में आपकी वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश ग्रामर तीनों को मैं कवर करने की कोशिश करता हूं न्यूज़पेपर रीडिंग के जरिए। आप देखेंगे किस अप्रोच से हम करने वाले हैं। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसको ऑनलाइन ट्रांसलेशन क्लास ना समझ के ऑफलाइन वर्कशॉप समझे इंग्लिश की, जैसे आप किसी कोचिंग सेंटर के अंदर पढ़ रहे हैं। मैं आपसे हर लाइन के अंदर सवाल करूंगा, कॉन्सेप्ट निकाल करके आपको उन सवालों को जवाब करना है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती जाएगी। मेरे साथ शुरू करें। इस लेक्चर का पीडीएफ ले सकते हैं मेरे टेलीग्राम से। ऑफिशियल वाईटी नो चैट्स अपना छोटा सा ग्रुप है, 6-7 हज़ार मेंबर्स है इसमें। सुबह में इसकी पीडीएफ भी डाल देता हूँ, साथ में आपको ये भी मालूम चल जाता है शाम को कौन सा लेक्चर हम करने वाले हैं। शुरू करें, चलो आओ कुछ नया सीखते हैं। कह रहे मिसचीफ मैनेज्ड, मिसचीफ को मैनेज किया जा चुका है, शरारत को हमने मैनेज कर लिया है। अब देखो शरारत आपने की, बाद में मैनेज कर लिया, आपकी गलती भी नहीं निकली। अब देखो किसने शरारत की और कैसे उसको मैनेज किया, मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहे द बीजेपी हैज़ रिटेन्ड मणिपुर आफ्टर अनदर राउंड ऑफ डिफेक्शंस बट इंस्टेबिलिटी रेन्स। कह रहे जो बीजेपी है ना, द बीजेपी, उसने रिटेन कर लिया है, बना करके रख लिया है अपने पास मणिपुर को। आफ्टर और किसके बाद में, एक दूसरे राउंड के, एक दूसरे चरण के, एक दूसरे फेज के डिफेक्शंस के, दल बदलों के, है ना। डिफेक्शन मतलब एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाना। तो एक दूसरा राउंड ऑफ डिफेक्शन आया, उसके बाद भी बीजेपी ने मणिपुर की सीट को बरकरार रखा है। कह रहे लेकिन बट इनस्टेबिलिटी जो है ना, इम्बैलेंस जो है, अस्थिरता जो है, वो अभी भी रेन कर रही है, अभी भी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। भले आपने बीजेपी ने मणिपुर को बना करके रखा है, आज भी वहाँ की सरकार थोड़ी सी इंस्टेबल है, कभी भी गिर सकती है। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ों पे आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कौन है, बीजेपी सब्जेक्ट, उसकी वर्ब है हैज़ रिटेन्ड। दूसरा एक क्लोज आया, कैसे मालूम चला, बट नाम की कंजंक्शन से। इसके बाद सब्जेक्ट नंबर 2 आया इंस्टेबिलिटी, उसकी वर्ब आ गई रेंज। अब आप इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से प्रूव भी कर सकते हो। बीजेपी सिंगुलर है तो हैज़ रिटेन्ड लिखा है, हैव रिटेन्ड नहीं लिखा है। इंस्टेबिलिटी एक ऐसा नाउन है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसीलिए इसको हम सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं, रेन के आगे एस लगा रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ग्रामर वीडियोज में मैंने आपको सिखाया है कैसे आपको नाउन्स के हिसाब से उनकी वर्ब्स को लेना होता है ना। अच्छा, ये ग्रीन और पिंक इसलिए हैं, पूरे एडिटोरियल की मैंने सब्जेक्ट और वर्ब ग्रीन पिंक करता हूँ ताकि आपको सब्जेक्ट वर्ब पकड़ करके सेंटेंस के अंदर कुछ करने लायक आप बनो। अगर आप इंग्लिश में आज भी स्ट्रगल करते हो, आप खुद आजमा के देखो, आपसे सब्जेक्ट और वर्ब नहीं पकड़ा जाता। आज से आप अपने ऊपर काम करेंगे, जो मेरा सब्जेक्ट होगा वो आपका निकलना चाहिए। अपने गैप को, अपनी अंडरस्टैंडिंग के गैप्स को आप जो है ना मेरे साथ आइडेंटिफाई करो। मेरे सब्जेक्ट से अपने सब्जेक्ट, मेरी वर्ब से अपनी वर्ब को पूरे एडिटोरियल में मेरे साथ मिलाते जाएंगे। अब आ जाओ सेंटेंस के अंदर की देखने वाली चीज़ों पे, वोकैबुलरी और ग्रामर को देखेंगे फटाफट से। अनदर क्या होता है, अनदर के बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा, अदर के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। द अदर के बाद में सिंगुलर और प्लूरल दोनों आएंगे, पर अगर कोई ऐसा नाउन हो जिसको आप आइडेंटिफाई कर सको तब आप द अदर को यूज़ करेंगे, है ना। आइडेंटिफाइबल हो तभी द अदर होगा। अनदर के साथ में एनी अदर या नो अदर है, इनके बाद में भी सिंगुलर नाउन्स आते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत बार करवाया है पिछले 1 महीने में, आज हम ज़्यादा नहीं लेंगे, इसको आप फटाफट से रिवाइज कर लें किसके बाद में क्या लगता है। तो अनदर के बाद में, एनी अदर के बाद में, नो अदर के बाद में सिंगुलर नाउन आता है, इसलिए राउंड लिखा है, राउंड्स यहाँ पे नहीं लिखा है। डिफेक्शन का मतलब होता है आप किसी के साथ दल बदली करते हो, किसी से आप जो है किसी की पीठ में ना आप चूरा भोंकते हो ना, डिफेक्शन वही होता है। आप आज इस पार्टी के थे, रात में आपके दिमाग में आया दूसरी पार्टी में चले गए, डिफेक्ट कर गए। इसी के लिए अपने पास एक एंटी डिफेक्शन लॉ भी है इंडिया में, शायद 10th अमेंडमेंट है, 10th शेड्यूल है अपना, 1985 का अमेंडमेंट है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ। उसके अंदर आप दल बदल नहीं कर सकते हो, फिर भी दल बदल इंडिया में होती है। उस लॉ के कुछ लूप होल्स को फायदा उठाया जाता है ना। अब तो ये तो जीएस की बात होगी, अब इंग्लिश पे आते हैं। डिजर्शन, डिफेक्शन वर्ड के सारे सिनोनिम्स क्या अपने पास, ध्यान से देखना। डिजर्शन, अबेंडनमेंट, डिसलॉयल्टी और एलिनेशन। अब इनको याद कैसे रखा जाए। अबेंडन करना तो आप जानते हैं, किसी को अपने हाल पे छोड़ देना, किसी को जो है आप जो है घर से निकाल देते हो, अबेंडन कर देते हो, है ना। किसी को आप जो है अपना जो साथ देना छोड़ देते हो। डिसलॉयल्टी भी जानते हैं, लॉयल्टी आपने देनी बंद कर दी, सिंपल है। डिजर्शन का मतलब होता है जैसे किसी को डेजर्ट में, रेगिस्तान में आप छोड़ते हो ना, उसके हाल पे, वही काम आप डिजर्शन में करते हो। डिजर्शन डिजर्ट नाम के नाउन से बना है जिसका मतलब होता है रेगिस्तान, ठीक है ना। तो डिजर्शन मतलब डिफेक्ट कर देना, किसी को उसके हाल पे छोड़ देना,
किसी को धोखा दे देना। डिजर्टर वो होगा जो धोखा देगा, है ना। डिसलॉयल आदमी को आप डिजर्टर भी बोल सकते हो। डिजर्ट से एक और मिलने जुलने वाला वर्ड है डिजर्ट, उसको भी डिजर्ट बोलते हैं पर इसमें डबल एस आते हैं। इसका मतलब होता है खाने के बाद खाई जाने वाली मिठाई। जैसे खाना खाया, खाना खाने के बाद किसी को मीठा खाने की इच्छा है, आइसक्रीम खा ली उसने, तो वो आइसक्रीम जो है ना वो डबल एस वाला डिजर्ट है, बोलेंगे उसको भी डिजर्ट। पर उसके अंदर है ना रेगिस्तान की बात नहीं हो रही, हम बात कर रहे हैं मीठे की जो खाना खाने के बाद होता है। एलिनेशन वर्ड आप जानते हैं, किसी को एलियन बना देना, किसी को पराया बना देना। आज आप जानते थे, कल आपने उससे नाता तोड़ लिया, एलिनेशन कर लिया। समझ गए होंगे आई थिंक। अब आगे बढ़ेंगे, फटाफट से आपको मैं छोटी सी समरी दे देता हूँ। रेन वर्ड को देख लेना, किसी को रूल करना, प्रिवेल करना, डोमिनेट करना, राज करना, इसी को कहते हैं रेन करना। रेन इन नाम की एक फ्रेजल वर्ब भी है, उसका मतलब होता है किसी को लगाम लगा के कंट्रोल करना, है ना। रेन इन करना, किसी को कंट्रोल करना। एक समरी मैं आपको दे देता हूँ, छोटी समरी दूंगा आपको मैं, आपको कॉन्टेक्स्ट पता लग जाए। हुआ क्या कि मणिपुर के अंदर चुनाव हुए विधानसभा के 2-3-4 साल पहले, तब कांग्रेस को ज़्यादा वोट्स मिले, ज़्यादा सीट्स मिली बीजेपी की तुलना में। बावजूद इसके बीजेपी ने सरकार बनाई अपनी विधानसभा चुनाव में दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर के। इसी बीच उसने कांग्रेस से कई एमपीज को, एमएलएस को अपने साथ भी मिला लिया, उनको जो है कांग्रेस छुड़वा के बीजेपी में ले आए। जैसे ही ऐसा काम हुआ, एंटी डिफेक्शन लॉ ट्रिगर हो गया। वहाँ के स्पीकर को, विधानसभा के स्पीकर को इन एमएलएस को डिस्क्वालीफाई करना था, पर आज तक उन्होंने इन एमएलएस को डिस्क्वालीफाई नहीं किया, क्योंकि स्पीकर होता है बीजेपी का, वो चाहेगा ही नहीं कि इनको मैं डिस्क्वालीफाई करूं और बीजेपी की स्ट्रेंथ को कम करूं। अब देखो, राज्यसभा से पहले ये खेल फिर से शुरू हुआ। तो इस बार कांग्रेस ने अपना पासा फेंका। इन्होंने जो एमएलएस भेजे थे ना वहाँ, जो इनके एमएलएस रूठ के गए थे, उनमें से 4 को वापस बुला लिया, ताकि राज्यसभा के अंदर बीजेपी को हरा सके, वहाँ की सीट को, मणिपुर की सीट को कांग्रेस जो है हथिया सके। इस बीच हुआ क्या, जैसे ही वो कांग्रेस में आए, स्पीकर ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। 4 साल से नहीं किया था, अचानक से वापस जब कांग्रेस में गए तो उनको डिस्क्वालीफाई करार कर दिया। हुआ इससे क्या, इनके डिस्क्वालीफाई होते ही कांग्रेस जो है इस इलेक्शन को हार गई, मणिपुर की सीट को, और बीजेपी को मिल गई वहाँ की सीट। अब इस बात पे अपना एडिटोरियल क्या करे, कह रहा है आप जो डिफेक्शन करते हो ना, मेढक की तरह उछलते हो ना इधर से उधर, कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, सिर्फ आप इसलिए करते हो क्योंकि आप सत्ता के भूखे हो। आम आदमी और उसकी परेशानियों से आपको कोई कनेक्शन नहीं है। आप झूठ बोलते हो, आप कहते हो मैं देश सेवा करता हूँ, देश सेवा का आपका कोई कनेक्शन नहीं है। आपका कनेक्शन है आप कैसे अपनी तशरीफ एक कुर्सी पे रख सकते हैं। बस थोड़ा सा गुस्से में है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है गवर्नमेंट को। आज की टोन भी इसकी हैविली पैनिंग है, क्रिटिसाइजिंग है, विट्रोलिक है, एसर्बिक है ना। सरकार के कपड़े फाड़ रहा है इस एडिटोरियल के अंदर। समरी मैंने आपको देसी भाषा में बता दी है, टोन भी बता दी है। कोशिश करें इस समरी को कमेंट सेक्शन में लिखने की 5 से 6 सेंटेंसेस के अंदर। आप 5 से 6 सेंटेंसेस में समरी को बहुत अच्छे से समराइज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। लिखने से आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, ग्रामर रूल जो आप सीखते हो आप उनको रिवाइज भी करते हो। फटाफट से कमेंट सेक्शन में डालें। शुरू करें फटाफट से, चलो। कह रहा है आफ्टर winning the sole seat in the Rajya Sabha elections in Manipur by a slender margin on June 19th and through dubious means and following the return of NPP's legislators to the ruling coalition's fault. The BJP-led government has managed to stave off the crisis that threatened its survival. आफ्टर बाद में, अच्छा किस चीज़ के, विन करने के, जीतने के। अच्छा किसको, खाली 16 सीट को। अच्छा कहाँ पे, राज्यसभा के इलेक्शंस में। अच्छा किस जगह, इन मणिपुर के अंदर। अच्छा कैसे विन किया भाई, एक सिलेंडर मार्जिन से, बहुत ही कम, पतले से, थिन से मार्जिन से। अच्छा कब किया, जून 19 को। कह रहे इस काम के बाद। अच्छा ये किया कैसे, कह रहे वाया, थ्रू, जरिए किया हमने ड्यूबियस मीन्स के, ऐसे कदमों के, ऐसे टूल से जो बड़े ड्यूबियस हैं, जिन पे बड़ा शक है ना, बड़े डाउटफुल मीन्स से हमने किया। अच्छा कब किया, और ये किया हमने फॉलोइंग बाद में रिटर्न के, वापसी के, एनपीपी लेजिस्लेटर्स के। एनपीपी एक पार्टी है, लेजिस्लेटर मतलब उसके नेता। और कहाँ पे रिटर्न हुई, रूलिंग कोलिशन में, अभी जो राज कर रहा है उस गठबंधन के फोल्ड में, उसके पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर। कह रहे इस पूरी घटना के बाद, आफ्टर द होल इवेंट, हुआ क्या, जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट जो बीजेपी लीड कर रही है, उसने मैनेज कर लिया है स्टेव ऑफ करने का काम, दूर रखने का काम, अवॉइड करने का काम, उस क्राइसिस को, उस आफत को। अच्छा कौन सा क्राइसिस, जो कि थ्रेटन करता है इसके सर्वाइवल को, जो कि चुनौती देता है इसके एग्जिस्टेंस को। अभी पूरे सेंटेंस को एक बार रिपीट करता हूँ, सेंटेंस बहुत सिंपल है। कह रहे जीत लेने के बाद खाली इकलौती सीट को राज्यसभा में के इलेक्शंस में मणिपुर से एक बहुत ही छोटे मार्जिन से जून 19 को
और ऐसे मीन्स के जरिए, ऐसे उपायों के जरिए, टूल्स के जरिए जो बहुत डाउटफुल हैं, गलत तरीकों के जरिए। और किया कब? जब रिटर्न हो गई एनपीपी के लेजिस्लेटर्स की रूलिंग कोalition के फोल्ड के अंदर, रूलिंग कोalition के ग्रुप के अंदर। फिर इसके होने के बाद जो बीजेपी गवर्नमेंट है ना, उसने मैनेज कर लिया है, हैज़ मैनेज्ड, पूरी कोशिश कर ली है उसने स्टे ऑफ करने की, दूर रखने की उस क्राइसिस, तूफान, आफत को जो कि थ्रेटन करता था इसके सर्वाइवल को, जो कि थ्रेटन करता था इसकी ज़िंदगी को। तो कह रहा बीजेपी ने सारे काम करके अपनी सरकार को जिंदा रखा। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, सब्जेक्ट है बीजेपी गवर्नमेंट, वर्ब है इसकी हैज़ मैनेज्ड। सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल वर्ब है। आज पूरे एडिटोरियल में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे मैं आपका खास ध्यान खींचूंगा। सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल वर्ब, हैज़ मैनेज्ड। अगर बहुत सारी गवर्नमेंट्स होती तो हैव मैनेज्ड, है ना। अच्छा, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी वर्ब है थ्रेटेंड, है ना। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ते जाओ, बहुत सिंपल है आज का अपना एडिटोरियल। अब इसमें देखने वाली चीज़ों पे आते हैं। किसी की मेरे से गुजारिश थी कि सर आप जो है ना जीरेंट्स को अलग से बताया करो, तो आज आपके लिए मैंने टाइम निकाला है। जीरेंट्स को मैंने कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर से, लाइट ऑरेंज कलर से मैंने मार्क कर दिया है। तो जीरेंट्स आपको जहाँ जहाँ देखने हैं लाइट और ऑरेंज कलर देखना, आपको जेरेंट मिल जाएगा। अच्छा, अब इसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा। मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपको कई पार्ट्स में करवाया है ना। कभी मैंने रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट लिया, कभी मैंने व्हाट लिया, कभी वर्सेस मैंने हु वर्सेस हुम लिया, है ना। आज मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक छोटे से चार्ट के जरिए सारे रिलेटिव प्रोनाउंस पांचों के पांचों है ना आपके दिमाग में मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट मेरे साथ सीखा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी होने चाहिए। अगर नहीं सीखा है तो आज इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से मेरे साथ देख लेंगे। एक ही बार में सारे रिलेटिव प्रोनाउंस को करेंगे। फटाफट से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस हैं। हु, विच, दैट, व्हाट, हुम, इन पांचों में से आप किसको यूज करेंगे? सभी लोग कोशिश करेंगे। इंग्लिश की वर्कशॉप है, ट्रांसलेशन क्लास समझ के ऐसे मत सोचना है सर बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, है ना। आपको सुनना नहीं है, करना है आपको। चलो देखो, एक छोटा सा चार्ट मैं आपको बताता हूँ। इसमें पांचों के पांचों जो है ना आप आइडेंटिफाई कर लोगे। आपको एक काम करना है, सिर्फ और सिर्फ एक काम, क्या? एंटीसीडेंट को पकड़ लेना है। एंटीसीडेंट क्या होता है? यहाँ पे जो आएगा ना वो किसको रिफर कर रहा है। मान लो डे को रिफर कर रहा है तो डे एंटीसीडेंट है। रामपाल को, अर्जुन रामपाल को रिफर कर रहा है तो अर्जुन रामपाल एंटीसीडेंट है। अगर शी को रिफर कर रहा है तो शी एंटीसीडेंट है। जिस भी चीज़ के लिए बात हो रही है ना इस क्लोज में, पिछले वाले क्लोज के अंदर वो चीज़ जो होगी वो क्लोज की कहलाएगी एंटीसीडेंट, है ना। आपको सबसे पहले पकड़ना है, आइडेंटिफाई करना है एंटीसीडेंट को। ये बहुत इजी होता है, जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको एंटीसीडेंट समझ में आ जाएगा। अब देखो 5 कंडीशन बनेगी उस एंटीसीडेंट की। पहली कंडीशन बनेगी एक पूरा का पूरा क्लोज एंटीसीडेंट हो, समझ गए। एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट एंटीसीडेंट हो। मान लो मैं ये कह दूँ इसका एंटीसीडेंट है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना। एक वर्ड नहीं, एक नाउन नहीं, बहुत सारा नाउन और एक उसकी वर्ब, ऐसा एक क्लोज हो। ऐसे केस के अंदर आप लोगे विच को। अगर एंटीसीडेंट ऐसा हो जो नॉन ह्यूमन हो, मतलब कोई जानवर हो, कोई चीज़ हो, अगर ह्यूमन ना हो तो भी आप लेंगे विच को। अगर कोई ह्यूमन हो तो आप लेंगे हु को। अगर सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ब आ रही है तो हु, अगर एक्स्ट्रा वर्ब नहीं आ रही है तो हुम, है ना। अभी करके देखेंगे, इसको समझना। ह्यूमन हो, एक्स्ट्रा वर्ब आ रही हो तो हु, एक्स्ट्रा वर्ब ना आ रही हो तो हुम। अगर स्पेसिफिक ह्यूमन हो, स्पेसिफिक नॉन ह्यूमन हो, कोई भी चीज़ हो जो स्पेसिफिक हो, चाहे ह्यूमन हो चाहे नॉन ह्यूमन हो, तो दैट। अगर एंटीसीडेंट इनविजिबल हो तो व्हाट, है ना। इस टेबल को कहीं लिख लेना। आप पूरी ग्रामर छान मारो, कोई भी किताब पढ़ लो, कितनी भी वीडियोस देख लो, लास्ट के अंदर इस टेबल से आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है रिलेटिव प्रोनाउन का। इस टेबल के जरिए आप कर सकते हैं। अब करके दिखाता हूँ आपको, फटाफट इसको अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर। एक काम कर रहा हूँ मैं आपको, मैं बताता हूँ पार्सिंग करनी होती है। मैं सब्जेक्ट वर्ब मार्क कर देता हूँ पूरे के पूरे सेंटेंसेस में, ताकि आपको पता लगे आप क्या कर रहे हो, है ना। ब्रेक करके आप सीखोगे मेरे साथ। अभी अपने देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब आपको मार्क किया हुआ मिलेगा। सब्जेक्ट वर्ब हमने मार्क कर लिया है। सब्जेक्ट है ग्रीन, वर्ब है आपकी जो है ना रेड के अंदर। अगर तीसरी वर्ब आ रही है, अलग वर्ब आ रही है, तो मैंने उसको जो ना हाईलाइट कर दिया है नीचे से, आपको मालूम चले अलग वर्ब है, दूसरी वर्ब है। फटाफट शुरू करेंगे। शी मैट अर्जुन रामपाल वन डे। अब यहाँ पे कुछ आएगा, शी कंसीडर्ड वॉज चार्मिंग। वो मिली अर्जुन रामपाल से जिसको वो कंसीडर करती है बहुत चार्मिंग था, है ना। अब यहाँ पे अर्जुन रामपाल के लिए जो भी चीज़ आएगी ना वो अर्जुन रामपाल के लिए आएगी। वो कंसीडर करती है, मानती थी, बहुत चार्मिंग था, है ना। भाई अर्जुन रामपाल को मानेगी ना, दिन को थोड़ा ना चार्मिंग मानेगी। चार्मिंग मतलब जो चीज़ आपको चार्म करे और अच्छी लगे। अब देखो खुद को भी नहीं मान सकती, डे को भी नहीं मान सकती, तो बात हो रही है अर्जुन रामपाल की। एंटीसीडेंट कौन है? इंसान है। अगर एंटीसीडेंट आपका ह्यूमन हो, आप लगाओगे हु या हुम, या फिर आप लगाओगे दैट।
अगर यहाँ पे अर्जुन रामपाल 10 12 15 50 होते तो मैं दैट लगा देता आंखें बंद करके, पर यहाँ पे अर्जुन रामपाल हमारे पास ऐसा है जिसको स्पेसिफिक बनाने की जरूरत नहीं है ना। दैट कब लगाते हैं, जब हमें स्पेसिफिक किसी नाउन को बनाना हो, एंटीसीडेंट को। अर्जुन रामपाल हो रहा है, इंडस्ट्री का एक ही अर्जुन रामपाल है, इस केस से मैं लगाऊंगा हु या हुम। अब हु और हुम में से क्या करूंगा, वर्ब्स गिन लो। अगर वर्ब्स एक्स्ट्रा हैं तो हु आएगा, हु को एक वर्ब मिल जाएगी। अगर वर्ब्स पूरी पूरी हैं तो हुम आएगा, आपको किसी को वर्ब देने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट आया उसकी वर्ब आई, सब्जेक्ट आया उसकी वर्ब आई। अब वर्ब आ रही है एक एक्स्ट्रा वॉज। ये वॉज जो है ना, वॉज हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। इस कंसीडर की वर्ब नहीं है, इसके पहले आती है। अगर इसकी वर्ब होती है, अगर हेल्पिंग वर्ब बन के आना होता तो वॉज कंसीडर आ सकता था, पर कंसीडर के बाद आ रहा है ना, तो ये वर्ब एक्स्ट्रा वर्ब है, इसको एक सब्जेक्ट की जरूरत है। जब जब आपके पास एक्स्ट्रा वर्ब हो, इंसान हो, तो आप क्या लगाओगे, हुम, हु, है ना। हु शी कंसीडर्ड वॉज चार्मिंग। समझ गए ना, सिंपल था आपका। आपने देखा इंसान आ रहा है, इंसान आते ही आपने वर्ब चूज करी, वर्ब देखा आपने एक एक्स्ट्रा आ रही है, एक्स्ट्रा आ रही है तो हु आ गया। अब अगला सेंटेंस देख लो, शी मेट अर्जुन रामपाल वन डे डैश शी थॉट चार्मिंग। वो मिली अर्जुन रामपाल से एक दिन और उसको लगा वो बड़ा चार्मिंग, है ना। अब वर्ब कितनी आ रही है, इस सब्जेक्ट को इसकी वर्ब मिल गई, इस सब्जेक्ट को इसकी वर्ब मिल गई, एक्स्ट्रा वर्ब नहीं आ रही। यहाँ पे क्या आएगा, हु नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हुम। बहुत सिंपल है। अगर आप लॉजिक से चलो, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना सीख जाओ तो आपके लिए बड़ा सिंपल है। अगला देखते हैं, शी मेट द सुपर मॉडल वन डे डैश शी थॉट वॉज चार्मिंग। वो मिली उस सुपर मॉडल से एक दिन जिसको वो बड़ा चार्मिंग समझती थी। थॉट या कंसीडर जो लगाना आप लगा दो, है ना, जिसको उसका लगा कि बड़ा चार्मिंग है। सुपर मॉडल के लिए यहाँ पे हमें कुछ लगाना है। सुपर मॉडल एक इंसान होता है, पर हम ध्यान से देखना, क्या सुपर मॉडल एक ही है दुनिया में? नहीं सर, सुपर मॉडल तो बहुत है। हमने द लगा के बताया, खास सुपर मॉडल की बात हो रही है। अर्जुन रामपाल तो एक था, पर सुपर मॉडल बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे हु या हुम का चक्कर नहीं है, यहाँ पे चक्कर है स्पेसिफिक का। स्पेसिफिक ह्यूमन, नॉन ह्यूमन या इनएनिमेटिव ऑब्जेक्ट हो, अपने को लगाना है दैट। इस केस में क्या करूँगा, दैट को उठाया और यहाँ पे कर दिया प्लेस, है ना। दैट शी थॉट वॉज चार्मिंग। इस द से मुझे पता लगा खास सुपर मॉडल है। खास है तो मेरे लिए यहाँ पे इसके पास दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन को हमें यूज करना है। अगला देखो, शी मेट द सुपर मॉडल वन डे डैश शी थॉट वॉज चार्मिंग। अब देखो यहाँ पे वॉज नाम की एक्स्ट्रा वर्ब आ रही थी, यहाँ पे वर्ब नहीं आ रही, पर मेरी कंडीशन अभी भी वैसी है। सुपर मॉडल एक स्पेसिफिक है, मैं इस केस में दैट ही लगाऊंगा। समझ गए ना, हु वर्सेज हुम होता है सिर्फ इस केस के अंदर, दैट तो दैट ही रहता है। चाहे आप इसको सब्जेक्ट बना दो, आप इसको वाज नाम की वर्ब दे दी, चाहे आप इसको ऑब्जेक्ट बना दो, यहाँ पे कोई वर्ब बिना दिए, दैट तो दैट ही रहेगा। इसका कोई कनेक्शन है हु हुम जैसा नहीं है ना। एक्स्ट्रा वर्ब आने के बावजूद भी दैट ही हमने लगाया। अगला देखो, शी हैज़ गॉट अ डिग्री इन मैथमेटिक्स डैश विल हेल्प हर गेट अ गुड जॉब। उसको मिली हुई है एक डिग्री मैथमेटिक्स के अंदर, जो कि हेल्प करेगी उसको गेट करने में एक अच्छी जॉब को। क्या चीज़ बात कर रहे हैं हम, डिग्री ऑफ मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स की डिग्री उसको हेल्प करेगी एक अच्छी जॉब को पाने में, हम यही कहना चाह रहे हैं ना। ये बता दो मुझे, डिग्री ऑफ मैथमेटिक्स है, क्या आप वो स्पेसिफाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? देखो मैथमेटिक्स में बीएससी भी हो सकती है, एमएससी भी हो सकती है, पीएचडी भी हो सकती है। कौन सी वाली डिग्री मिली है उसको हमें नहीं पता लग रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात हो रही है स्पेसिफिक डिग्री की, जो कि हेल्प करेगी उसको अच्छी जॉब पाने में। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे स्पेसिफिक के हिसाब से दैट को लगाऊंगा। अब आपको जो बुक्स में पढ़ाया जाता है ना, द आ जाए, द फ्यू आ जाए, द ओनली आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, तब आपको दैट लगाना है। फॉर्मूले यहाँ पे ढेर हो जाते हैं सारे के सारे। ए आ रहा है यहाँ पे, अगर मैथमेटिक्स में बहुत सारी डिग्रीज हैं तो दैट आएगा। अगर ऐसा बता दो आप कि मैथमेटिक्स में एक ही डिग्री होती है सर, है ना, उसने मैथमेटिक्स की डिग्री ली है इस कॉलेज से और इस कॉलेज में एक ही डिग्री होती है, ऐसा कोई सेंटेंस, ऐसा कुछ पैराग्राफ हो, तो मैं यहाँ पे विच लगाऊंगा। तब मेरे को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कौन सी वाली डिग्री उसने ली। अगला देख लो, शी हैज़ गॉट द कैपेबिलिटीज दैट या विच या हु या हुम विल हेल्प हर गेट अ गुड जॉब। उसके पास हैं कैपेबिलिटीज, उसके पास क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटीज हैं, जो कि हेल्प करेंगी उसको एक अच्छी जॉब को पाने में, है ना। अब ये बता दो, कैपेबिलिटी जो है उसके पास, क्या आपने स्पेसिफाई कर दिया? क्या दुनिया में एक ही टाइप की कैपेबिलिटी है जो आपको अच्छी जॉब दिलाती हैं? कैपेबिलिटी बहुत तरह की हो सकती हैं। हो सकता है उसकी मैथ्स अच्छी हो सकता है उसकी इंग्लिश अच्छी हो सकता है उसका मैनेजमेंट अच्छा हो, है ना। अब यहाँ पे खास कैपेबिलिटीज की बात हो रही है जो कि उसको जॉब दिलाएंगी, है ना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे लिखूंगा दैट, ठीक है ना। विच क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि कैपेबिलिटीज बहुत तरह की होती हैं, हमें बताना है खास कैपेबिलिटीज हैं जो कि उसको अच्छी जॉब दिलाएंगी, तो दैट को लगाऊंगा। अगला देख लो, किसी के दिमाग में सवाल हो सर गॉड क्यों लगाया, गॉटन क्यों नहीं लगाया? गॉड और गॉटन तीनों होती है, आप चाहे इसको निकाल ही दो, है ना। हैज़ का हैज़ भी सीधा सीधा आप मेन वर्ब यहाँ बना सकते हो। अगला देख लो,
शी टुक एडमिशन इन अ कॉलेज, इसको ध्यान से देखना, दैट हु विच दैट हु या हुम विल हेल्प हर गेट अ गुड जॉब लेटर ऑन, उसको एडमिशन मिल गया कॉलेज में जो कि हेल्प करेगा उसको एक अच्छी जॉब लेने के लिए बाद में। यहाँ पे एंटीसीडेंट पकड़ के बताऊँ मुझे, कॉलेज है, एडमिशन है या शी है, कौन सी चीज़ उसको अच्छी जॉब मिलाएगी? क्या कॉलेज दिलाएगा, क्या कॉलेज में एडमिशन दिलाएगा, क्या शी वो खुद दिलाएगी? सोचना इस चीज़ को। एक्चुअल में केस के अंदर है ना पूरा का पूरा क्लॉज हमारा एंटीसीडेंट है, ना तो कॉलेज उसको जॉब दिलाएगा, ना एडमिशन उसको जॉब दिलाएगा, ना वो खुद दिलाएगी, उसका कॉलेज में एडमिशन लेने का काम उसको जॉब दिलाएगा। समझ गए ना, कौन सी चीज़ जॉब दिलाएगी? इसने जो एडमिशन कॉलेज में लिया ये बात उसको जॉब दिलाएगी। अगर ये पूरी की पूरी बात हमारा एंटीसीडेंट है, अब यहाँ पे भूल जाओ सारे चक्कर, सिर्फ और सिर्फ विच आएगा। अगर पूरा का पूरा क्लॉज आपका एंटीसीडेंट है तो विच के अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता, पूरे क्लोज पे विच को लगाना है। अब लास्ट देखते हैं, ये जो लास्ट बता देगा ना मुझे, उन वही सबसे मेरे प्यारे लोग हैं जिनको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ और उसको नोट डाउन भी करते हैं। लास्ट वाला जो मुझे बता देगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कितने लोगों ने इसको पकड़ा। शी हैज़ गॉट दैट हु विच हु होम विल हेल्प हर गेट अ गुड जॉब, उसके पास वो है जो उसको एक अच्छी जॉब दिलाएगा। अच्छा, मैं ऐसे सवाल पूछूं एंटीसीडेंट कौन है, तो आप बोलोगे सर उसके पास कुछ है जो उसको अच्छी जॉब दिलाएगा। कैपेबिलिटीज नहीं है उसके पास हो सकता है अप्रोच हो सकता है उसके पास दिमाग हो सकता है उसके पास खूबसूरती हो, है ना। अब देखो सर जो चीज़ है वो चीज़ मुझे यहाँ नहीं दिख रही, उसके पास कुछ है जो उसको अच्छी जॉब दिलाएगा। एंटीसीडेंट यहाँ पे आपका इनविजिबल है। अगर एंटीसीडेंट इनविजिबल है तो क्या लगेगा, यहाँ पे झमेला ही नहीं है, यहाँ पे तो वर्ड लगेगा, कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ वर्ड के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। शी हैज़ गॉट वट विल हेल्प हर गेट अ गुड जॉब। आई थिंक इससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मेरे ख्याल से 10 मिनट के अंदर इस कॉन्सेप्ट को आपको, आप क्या पढ़ ही नहीं सकते, ना कोई पढ़ा सकता है, पर ये मेरी ईयर्स की रिसर्च है जिसको मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है कैसे मुझे पकड़ना है। तो मैं इस छोटी सी जो ना इस छोटी सी टेबल से हमेशा अप्लाई करके बता सकता हूँ कहाँ पे हु, कहाँ पे विच, कहाँ पे दैट, होम लगाना है। बढ़ेंगे आगे फटाफट से, इसको रिपीट कर लेना। 10 मिनट में आप फिर से इस तरह से कभी नहीं सीख पाओगे। कोशिश करो इन्हीं 10 मिनट के अंदर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख पाएं। फटाफट से इसके कुछ से क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5, हु विच दैट हु होम वट, इन्हीं में से आपको एक को अप्लाई करना है इन ब्लैंक्स में, है ना। आंसर्स मैं अपडेट कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में 6 से 8 घंटे के बाद, है ना। कल के भी अपडेट हो गए, जाकर के चेकआउट करें, आज के भी मैं अपडेट कर दूंगा। बढ़ेंगे आगे, चलो शुरू में यहाँ से ग्रामर कॉन्सेप्ट आ गया। कह रहा बट फ्रेश रम्बलिंग्स फ्रॉम अदर लेजिस्लेटर्स फ्रॉम बोथ द बीजेपी and its coalition partner, the NPF, over the NPP's legislators retaining cabinet berths suggest that a smooth sailing for N. Biren Singh led regime is far from guaranteed। कह रहे लेकिन फ्रेश रम्बलिंग्स जो है ना, रम्बलिंग क्या होती है, आप इस वर्ड को समझो। जब भूकंप आता है ना और कोई चीज़ गिरती है, कोई चीज़ मतलब कोई बिल्डिंग, तो वो रंबल करती है ना, धड़ धड़ा कर गिर जाती है, और जो आवाज़ होती है ना उसको कहते हैं रंबल करना। समझ गए ना। तो कह रहे अब जो लाउड नॉइस आ रहा है ना, जो लाउड नॉइस आ रहा है, रंबलिंग आ रही है, दहाड़ आ रही है, रोर आ रही है, और कैसा फ्रेश ताज़ा ताज़ा, कहाँ से, दूसरे लेजिस्लेटर से, दूसरे नेताओं से। अच्छा कहाँ के नेता भाई, बहुत बीजेपी और इसके कोलिशन पार्टनर्स के। कोलिशन पार्टनर मतलब गठबंधन में भागीदार दूसरी पार्टियां। कह रहे जहाँ से दोनों से जो फ्रेश रंबलिंग्स आ रही है, लेजिस्लेटर्स की बातें आ रही हैं, और इसका कोलिशन पार्टनर कौन है, द एनपीएफ। अच्छा किस चीज़ पे आ रही है, ओवर लगा के बता रहा है, एनपीपी के लेजिस्लेटर्स के रिटेन करने पे कैबिनेट की बर्थ को, है ना। ये एनपीपी वाले जो बार बार इधर उधर जाते हैं, इन्होंने अभी भी कैबिनेट की बर्थ, इनको अभी भी मंत्रिमंडल के पद मिले हुए हैं इस बात के ऊपर। कह रहे फ्रेश रम्बलिंग्स है ना, सजेस्ट करती हैं, हमें बताती हैं एक स्मूथ सेलिंग, एक स्मूथ तरीके से आगे बढ़ने का काम जो है ना, सेल करने का जो काम है, एन बीरेन सिंह लेड रिजीम के लिए वो फार फ्रॉम गारंटीड है। अभी भी वो बिल्कुल भी गारंटी उसकी हम नहीं दे सकते, वो रिजीम ऐसा है कभी भी गिर सकता है। समझ गए सेंटेंस को। सेंटेंस में देखने वाले सब्जेक्ट वो पकड़ लेना, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। रिटेनिंग यहाँ पे जीरेंट है, एनपीपी लेजिस्लेटर इसका सब्जेक्ट है। इस जीरेंट का सब्जेक्ट होने की वजह से इसको पॉजेसिव होना चाहिए था, पर ये द हिंदू वाला इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानता है, तो अपने इसको माफ़ कर देते हैं। यहाँ पे इस लेजिस्लेटर्स का लास्ट में एक पॉजेसिव आना चाहिए था, है ना। अच्छा आगे बढ़े। कह रहे दिस वॉज नॉट अनएक्सपेक्टेड, ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड नहीं थी, सबको पता था ये होगा ही। कैसे पता था, द गवर्नमेंट इन मणिपुर केम टू पावर डिस्पाइट द बीजेपी विनिंग ओनली 21 ऑफ द 60 असेंबली सीट्स। कह रहे जो गवर्नमेंट है मणिपुर की पावर में आई, सत्ता में आई, बावजूद बीजेपी के
जीत लेने के महज 21 सीटों को 60 असेंबली सीट में से। कह रहा 7 शॉर्ट ऑफ कांग्रेस 28, जो कि 7 शॉर्ट ऑफ हैं, 7 कम है, 7 शॉर्टफॉल में है कांग्रेस की 28 सीटों के। तो कह रहे बीजेपी ने ऐसी सरकार वहां बनाई है 21 सीटों के दम पे, कांग्रेस के पास 28 थी, तो ये होना ही था, हमें ऐसा दिख रहा था। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, इसको इन स्पाइट ऑफ भी लिख सकते हैं। विनिंग एक जेरेंड है, डिस्पाइट नाम के प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, बीजेपी इस जेरेंड का सब्जेक्ट है, यहाँ पे बीजेपी का पॉजेसिव बनना चाहिए था। आगे बढ़े, सब्जेक्ट वर्ब मिलाते जाना, बार बार बोलना ना पड़े, यही आपका काम है, सब्जेक्ट उसकी वर्ब के। आगे बढ़ते हैं। पूरे वीक में जो ग्रामर आप मेरे साथ सीखते हो ना, संडे को मैं उसका सेशन लेके आता हूँ। बूस्टर 2 बूस्टर आ चुके हैं, कल का बूस्टर भी शाम को प्रोबेबली 5 बजे आएगा। जरूर से 5 बजे लाइव आएँ, 5 बजे बूस्टर को करने वाले हैं, है ना। सारी ग्रामर, सारी वोकैबुलरी, सारे रूल्स क्विज़ के जरिए करेंगे। कह रहा इट मैनेज्ड टू मैन्युफैक्चर अ मेजॉरिटी बाय ऑर्केस्ट्रेटिंग अ डिफेक्शन ऑफ कांग्रेस एमएलए हु एस्केप्ड एनी डिसिप्लिनरी एक्शन बाय द स्पीकर फॉर 3 years बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वेड इन ऑन द मैटर। कह रहा इट कौन है यहाँ पे? बीजेपी। कह रहा बीजेपी ने मैनेज किया मैन्युफैक्चर करने को, बनाने को एक मेजॉरिटी को। और कैसे बनाई मेजॉरिटी? ऑर्केस्ट्रेट करके, अरेंज करके, कोशिश करके, और किस चीज़ को? एक डिफेक्शन को, एक दल से दूसरे दल में जाने को। और किसका? एक कांग्रेस एमएलए का। अच्छा, कौन एमएलए भाई? जो एस्केप कर गया किसी भी डिसिप्लिनरी एक्शन को, और किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा। और कब तक के लिए? 3 सालों के लिए। और कब तक किया इसने एस्केप? जब तक बिफोर सुप्रीम कोर्ट ने वे नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने दखल अंदाजी नहीं की पूरे मैटर के अंदर। तो कह रहे ऐसे इसने मैनेज किया था मेजोरिटी को। एक ऐसा इन्होंने जुगाड़ लगाया, कांग्रेस का एमएलए इधर बुला लिया, डिसिप्लिनरी एक्शन उसके खिलाफ होने नहीं दिया स्पीकर के जरिए, और तब तक नहीं हुआ जब तक कोर्ट ने बीच में वे नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने बीच में आकर के दखल अंदाजी नहीं की। अब देखो सेंटेंस में देखने वाली चीज़ों पे आते हैं। ऑर्केस्ट्रेट क्या करना होता है? ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, सेटअप करना, किसी चीज़ को जो है ना जुगाड़ करना कहते हैं, ऑर्केस्ट्रेट करना, है ना। पूरे सिस्टम को आप बिठाते हो तो ऑर्केस्ट्रेट करते हो। वेन एक फ्रेजल वर्ब है, जब आप वेन करते हो तो आप कंट्रीब्यूट करते हो, अपना वजन भी उस चीज़ पे डाल देते हो ना। वे मतलब वजन, इन मतलब अंदर, किसी चीज़ के अंदर आकर के अपना वजन भी डाल देना, अपनी बात भी डाल देना, एंटर कर लेना, ज्वाइन कर लेना किसी मामले को। इसके पे कॉन्सेप्ट मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, इसके के बाद फ्रॉम भी आता है, टू भी आता है। आप तीनों सेंटेंसेस को यहाँ पोज करके मुझे बताएं कौन से सेंटेंस का क्या मीनिंग है, और अगर कोई गलत है तो क्यों गलत है। किया हुआ कॉन्सेप्ट है, सब जानना चाहिए सबको। एस्केप के बाद में कब प्रपोजिशन नहीं लगानी, कब लगानी है, और फ्रॉम और टू में से कौन सी प्रपोजिशन लगेगी। चलो देखो, एस्केप के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी अगर आप किसी ऐसी चीज़ से एस्केप कर रहे हो जिस तक आप पहुंचे नहीं हो। ही एस्केप्ड डेथ, अब डेथ तक तो पहुंचा नहीं था, वो मौत से बच गया, वो है ना, मौत उसको हुई नहीं, उससे पहले एक्सीडेंट में वो बच गया। ही एस्केप्ड एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक्सीडेंट होने से पहले ही उसने अपनी ब्रेक्स लगा ली, है ना। एस्केप के बाद नो प्रपोजिशन, अगर जिस चीज़ से आप एस्केप कर रहे हो उस चीज़ तक आप नहीं पहुंचे हो। एस्केप के बाद फ्रॉम लगेगा अगर उस चीज़ तक आप पहुंच गए हो। ही एस्केप्ड फ्रॉम अ डेडली एक्सीडेंट, डेडली एक्सीडेंट हुआ, उसमें वो एस्केप भी हुआ, पर कैसे हुआ? एक्सीडेंट के होने के बाद। एक्सीडेंट होने के बाद भी, डेडली होने के बाद भी उसकी जो है जान नहीं गई। एस्केप्ड फ्रॉम एन एक्सीडेंट का मतलब ये। अच्छा, यहाँ पे एस्केप्ड एनी डिसिप्लिनरी एक्शन का मतलब यही है कि कोई डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ आज तक लिया ही नहीं गया। एस्केप टू का मतलब होता है बच के कहाँ जाओगे। ही एस्केप्ड टू एक्शन नहीं होगा, ही एस्केप टू अमेरिका होगा, ही एस्केप टू अमेरिका, यूके, जो लगाना लगा लो, है ना। बचा और बच करके कहाँ भागा, तो टू लगा के बताते हैं किसी चीज़ से बच के किस तरफ आप भाग रहे हो, उस जगह का नाम आप लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहे द एमएलए हैज सिंस मार्च 2020 been disqualified, but there were 7 more defections from the Congress fold too from earlier before the NPP suddenly withdrew support and 3 MLAs from the BJP crossed over। कह रहे जो एमएलए था ना ऊपर जिसको डिस्क्वालीफाई किया है, हैज सिंस मार्च 2020 बिन डिस्क्वालीफाइड, इसको 2020 मार्च में डिस्क्वालीफाई किया जा चुका है। लेकिन वहाँ थे 7 और डिफेक्शंस, 7 और दल बदल, और कहाँ से? कांग्रेस के पाले से। कह रहा कब? फ्रॉम अर्लियर, पहले से। अच्छा, किसके पहले से? इससे पहले की जो एनपीपी पार्टी है अचानक से अपना विड्रॉ कर लेती सपोर्ट को, बीजेपी से हाथ पीछे खींच लेती, और 3 एमएलए बीजेपी के क्रॉस ओवर कर जाते कांग्रेस के अंदर। देखो यहाँ पे सच में बंधन नाच चल रहा है। पहले 8 आदमी कांग्रेस से बीजेपी में गए, स्पीकर ने कोई फैसला उन पर दिया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक को डिस्क्वालीफाई कर दिया, पीछे बचे 7
आज भी वो बीजेपी के होकर के बैठे हैं कांग्रेस के होने के बावजूद। अचानक से राज्यसभा के चुनाव से पहले उन 7 में से 3 ने वापस आ गए, कहाँ पे? कांग्रेस के अंदर। तो ये ऐसा हो रहा है 3-4 इधर उधर भाग रहे हैं, जहाँ पे इनको लगता है ना मौका, उस तरफ ये चले जाते हैं। क्रॉस ओवर करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे आप किसी रिवर को क्रॉस करते हो, बीजेपी से क्रॉस करके जो है कांग्रेस के अंदर मिल गए हैं। बढ़े आगे, कह रहे द स्पीकर सॉ इट फिट only to take selective action against the defectors in a way that did not upset the ruling coalition's apple cart during the Rajya Sabha polls। कह रहे स्पीकर जो साहब थे ना, उन्होंने 100 देखा ऐसा, इट इस चीज़ को, फिट बिल्कुल सही, अप्रोप्रिएट, किस चीज़ को? महज टू टेक लेना सिलेक्टिव एक्शन को, चुनिंदा एक्शन को, है ना। जो कांग्रेस में वापस जा रहा है ना बीजेपी का होकर के, उससे खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। जो बीजेपी में आ रहा है उसके खिलाफ स्पीकर साहब एक्शन नहीं लेते। तो कह रहे स्पीकर साहब ने बिल्कुल सही देखा कि मैं सेलेक्टिव एक्शन लूंगा डिफेक्टर्स के खिलाफ, और इस तरीके से लूंगा कि अपसेट ना हो रूल करने वाले गठबंधन का एप्पल कार्ट। एप्पल कार्ट का मतलब होता है आपका पूरा प्लान, है ना। इसको डिटेल में हम देखेंगे। तो कह रहे रूल करने वाले गठबंधन का कोई प्लान जो है फेल, अपसेट ना हो। और कब? राज्यसभा के पोल्स के दौरान। तो स्पीकर को लगा कि हमें बीजेपी का साथ देना है, कांग्रेस की ऐसी तैसी। अभी सेंटेंस में देखने वाली चीज़ों पे आते हैं। अपसेट द एप्पल कार्ट। देखो, अपसेट समवन्स एप्पल कार्ट तो आपको मैं बता ही देता हूँ, किसी का प्लान जो है रूइन कर देना, किसी के प्लान को खराब कर देना। पर इससे कुछ होगा नहीं। आपको एप्पल से रिलेटेड सारे इडियम्स और फ्रेजेस को एक साथ देखना पड़ेगा, ताकि ये वर्ड आपके दिमाग में क्लियर हो। सारे के सारे मैंने लिख दिए आपके सामने। द एप्पल डज नॉट फॉल या नेवर फॉल फार फ्रॉम ट्री, बहुत खूबसूरत इडियम है। सोच के देखो इसका आप क्या मीनिंग निकाल सकते हो, फिर मैं आपको बताता हूँ, आपको हंसी भी आएगी। चलो, एप्पल कभी भी पेड़ से दूर नहीं गिरता, जहाँ पेड़ होगा उसके आसपास ही एप्पल होगा। कहने का मतलब क्या है? किसी भी इंसान के बच्चे आखिर में उसी के ऊपर ही जाते हैं, है ना। आप हो सकता है कह दो यार थोड़े से अपने पापा पे नहीं गए हैं, अपनी मम्मी पे नहीं गए हैं, अपने खानदान पे नहीं गए हैं, पर उनके अंदर के आखिरकार ट्रेड्स जो होंगे ना सारे के सारे, वो अपने माँ बाप जैसे ही होंगे। तो एप्पल जो है थोड़ा सा दूर हो सकता है पेड़ से, बच्चे थोड़े से अलग हो सकते हैं माँ बाप से, पर आखिर में वो मिलते हैं तो अपने माँ बाप से ही मिलते हैं। एक सेइंग है, सच है झूठ है मुझे नहीं पता। अगला देखो, एप्पल ऑफ समवन्स आई, किसी की आंख का तारा, ये तो आप जानते होंगे, एप्पल ऑफ समवन्स आइज। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ये हम तब यूज़ करते हैं जब दो ऐसी चीज़ों को कंपेयर करें जो बिल्कुल भी बराबर ना हो। आप हमेशा ऐसा कहते हो ना, एप्पल एंड ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहा हूँ, तो आप इससे ये कह रहे होते हो आपने मुझे ऐसी 2 चीज़ें कंपेयर करने को बोला है जिनको कंपैरिजन करना नहीं बनता। समझ गए ना। एप्पल कार्ट होता है आपका बढ़िया सा बना हुआ प्लान। एप्पल कार्ट को पुराने टाइम में एप्पल की कार्ट होती थी ना, बहुत वो कीमती हुआ करती थी, क्योंकि एप्पल होता था उस कार्ड में, उस गाड़ी के अंदर, है ना। एप्पल कार्ड ऐसी गाड़ी होती थी बिल्कुल सलीके से जमी हुई। एप्पल कार्ड को अपसेट करना, किसी के सलीके से बने हुए प्लान को अपसेट करना। अपसेट समवन्स एप्पल कार्ड। लास्ट में बना एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई एक डिश होती है, बहुत ही मेहनत से बनती है। इसमें जो ऑर्डर बना होता है एप्पल के ऊपर पाई रख करके, बहुत मेहनत लगती है। एप्पल पाई ऑर्डर वो ऑर्डर है जब बहुत सलीके से मेहनत के साथ कोई ऑर्डर आपने बिठाया हो। जैसे आपने एप्पल पाई ऑर्डर के अंदर अपने कपड़ों को अपनी अलमीरा के अंदर रखा हो। समझ गए ना, सलीके से जमी हुई चीज़ एप्पल पाई ऑर्डर। आगे बढ़ेंगे। एप्पल से रिलेटेड सारे फ्रेजेस आपने मेरे साथ देखे आज। कह रहा है द मैकियावेलियन मैन्यूवर्स बिसाइड द बीजेपी's अदर एडवांटेजेस, power at the center and control over most states in northeast have helped it stave off the attempt by Congress to push for a no confidence motion। ध्यान देना, अपने वही ट्रिक लगाएंगे, हाइफन से हाइफन के बीच का अलग रखेंगे, फिर सेंटेंस को पढ़ते हैं, फिर बीच वाला पढ़ने वाले हैं। कह रहा है जो चालाकी भरे मैन्यूवर्स है ना, मैकियावेलियन, इसको मैं बताऊंगा आपको कैसे बनाया इस वर्ड को। जो मैकियावेलियन चालाकी भरी पैंतरेबाजी है ना, बिसाइड साथ ही साथ बीजेपी की दूसरी एडवांटेजेस के, अब ये बीच वाला अपने छोड़ देते हैं सारा का सारा। कह रहे जो पैंतरेबाजी है ना, इन्होंने हैव हेल्प, सिंगुलर प्लूरल नाउन है, हैव अपनी वर्ब है, इन्होंने हेल्प किया है इसको स्टेव ऑफ करने में, दूर रखने में, उस अटेम्प्ट को कांग्रेस के द्वारा जो कि पुश करने का था, दबाव डालने का था, एक अविश्वास प्रस्ताव को, नो कॉन्फिडेंस मोशन को। समझ गए ना। तो कह रहा है ऐसे चालाकी भरे मैन्यूवर्स के कारण ही बीजेपी अपनी दूसरी एडवांटेज के कारण ही आज भी नो कॉन्फिडेंस मोशन कांग्रेस को नहीं लाने दे रही। अब बीच वाला पढ़ो, ये एडवांटेजेस क्या है? पावर है इसके पास सेंटर में, और कंट्रोल है ज़्यादातर स्टेट्स में नॉर्थ ईस्ट के अंदर। बस इसकी ये एडवांटेजेस हैं जिनके कारण इसने कांग्रेस को दबा रखा है। अब आ जाओ सेंटेंस की वोकैबुलरी पे। ग्रामर देख लेना, मैन्यूअर सब्जेक्ट, हैव हेल्ड इसकी वर्ब। ग्रामर वोकैबुलरी कहती है मैकियावेलियन वर्ड कहाँ से आया। अगर आप थोड़ी सी भी जीएस पढ़ते हो तो आपने सुना होगा मैकियावेली नाम का एक कूटनीतिज्ञ था, चाणक्य बोला जाता है वेस्ट का इसको, या आप चाणक्य को ईस्ट का मैकियावेली बोल सकते हैं ना।
मैकियावेली बहुत टेढ़ा आदमी था, फ्रांस के अंदर पैदा हुआ था, बस ये ऐसा था शकुनी मामा है ना, बड़े बड़ी सरकारें गिरा देता था और किसी भी सरकार को कैसे ही बनवा देता था। तो मैकियावेलियन वो चीज़ होगी जो ऐसे मैकियावेली के काम जैसे करता था वैसे काम वाली चीज़ हो, मतलब समथिंग वेरी कनिंग, अपॉर्चुनिस्ट और डिप्लोमेटिक, है ना। झूठ कचल, झूठ जो कपट से भरी हुई चीज़ होती है उसको हम कहते हैं मैकियावेलियन। तो कह रहा है ऐसे ही मैन्यूवर्स, ऐसे ही पैतरे मैकियावेलियन बीजेपी करता है इस स्टेट के अंदर। अब देखो हेल्प के बाद में बहुत बार बताया आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, चाहे टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। हेल्प्ड इट टू स्टे वर्ब भी आ सकता था, हेल्प्ड इट स्टे वर्ब भी आ सकता है। ऐसी और भी 3 वर्ब्स हैं जो ऐसा तो नहीं लेती हैं पर हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जरूर लेती हैं, बेनिफिटिव, अलाउ, लेट और मेक, है ना। थोड़ा सा करें रिवाइज, कई बार मैंने आपको बताया मेक को तो हमने यूज करना कल ही सीखा था। आगे बढ़े, कह रहा बट दीज एपिसोड्स ओनली शाइन फर्दर लाइट ऑन द whimsical नेचर ऑफ पॉलिटिकल एलिजियंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। कह रहे लेकिन ये जो एपिसोड्स हैं ना, जो घटनाएं हैं, सिर्फ शाइन करती हैं फर्दर लाइट को और ज़्यादा रोशनी डालती हैं उस whimsical नेचर पे, उस इनस्टेबल प्रवृत्ति पे, नेचर पे, और किसका, पॉलिटिकल एलिजियंस का, सियासी रिश्तों का, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर, मणिपुर के अंदर। समझ गए ना। तो कह रहे ये जो पूरा घटना है ये एक ही चीज़ पे हमें सारा के सारी लाइट डालती है कि मणिपुर इस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर सियासी एलिजियंस किस तरह की होती है, थाली के बैंगन की तरह सबके सब वहाँ के रिश्ते बने हुए हैं। समझ गए ना। सेंटेंस के अंदर आने वाली चीज़ों को देखते हैं। whimsical, जिसमें एक्सेंट्रिक हो, मूडी हो, मिशीवियस हो, इनस्टेबल हो, अनस्टेबल हो, उसको कहते हैं whimsical, है ना। आपका आज मूड कुछ, कल कुछ और मूड। एलिजियंस होता है आपका रिश्ता, आपकी लॉयल्टी। आगे बढ़ेंगे, कह रहा इट इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर डिस्पैरेट पॉलिटिकल फोर्सेज टू कम टुगेदर इन द केस ऑफ हंग असेंबलीज। कह रहे बड़ा सही, हमेशा से बड़ा मुश्किल रहा है डिस्पैरेट पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए, ऐसी सियासी ताकतों के लिए जो डिस्पैरेट हैं, जिनमें बड़ा फ़र्क है, डिस्पैरिटी है, बिल्कुल भी उनमें सिमिलरिटी नहीं है, है ना। कह रहे ऐसी अलग अलग टाइप की पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए बड़ा ही मुश्किल रहा है कम टुगेदर होना ऐसे एक मुद्दे में, केस में, जिसमें हंग असेंबली हो या पार्लियामेंट हो। हंग असेंबली, हंग पार्लियामेंट वो होती है जिसमें किसी को भी बहुमत नहीं मिलता, सब बीच में लटके हुए होते हैं, हंग होते हैं। तो कह रहे हमेशा से मुश्किल रहा है ऐसी अलग अलग विचारधारा, आइडियोलॉजी वाली पार्टीज को कम टुगेदर होना ऐसे किसी केस के अंदर। डिस्पैरेट वर्ड को नोट करें जिसमें पैरिटी ना हो। पेयर मतलब बराबरी, डिस्पैरेट मतलब जिसमें बराबरी ना हो, अलग अलग टाइप के हों। पेयर से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, कंपेयर, डिस्पैरेज, डिस्पैरेट, इम्पेयर, है ना। ये सारे के सारे रूट वर्ड्स मैं आपको खबरी पे करवा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास पेयर नाम के रूट पे ही लूँगा। अगर आज भी आप रूट वर्ड्स को फॉलो नहीं करते हैं, खबरी पे मेरे ऑडियो लेसन्स को सुन सकते हैं। छोटी सी ऐप है, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीडियो की सबसे ऊपर इसका लिंक रखा है ना। 5-5 मिनट के अंदर मैं वोकैबुलरी की ट्रिक्स बताता हूँ आपको, रूट वर्ड्स, कभी आपके फ्रेजल वर्ब्स, कभी इडियम्स, है ना। इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़े, डिस्पैरेट वर्ड को नोट करें जिसमें पैरिटी ना हो, जो बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल एक दूसरे से जुदा हो। कह रहा फॉर्मिंग अ पोस्ट पोल कोलिशन that is not based simply on a division of loaves of power requires parties to come to a programmatic understanding on governance priorities। फॉर्म करने का काम है जो, अब देखो सब्जेक्ट है हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जीरन बना हुआ है। कह रहा फॉर्म करने का काम है, जो बनाने का काम है पोस्ट पोल कोलिशन को, चुनावों के बाद के गठबंधन को। और वो गठबंधन जो बेस्ड नहीं है सिंपली सीधे सीधे डिवीजन पे, जो कि बेस्ड है, नहीं है बेस्ड सीधे सीधे डिवीजन पे पावर की लोब्स को। लोब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े, है ना। जैसे ब्रेड होते हैं ना, उसके सारे टुकड़ों को लोब बोलते हैं। तो पावर के टुकड़ों के ऊपर डिवीजन पे बेस नहीं है। कह रहा है ऐसा जो फॉर्म करने का काम है ना, इसको रिक्वायर होती है क्या, पार्टीज कम हो एक प्रोग्रामेटिक अंडरस्टैंडिंग पे, गवर्नेंस की प्रायोरिटीज़ के ऊपर। जो गवर्नेंस की प्रायोरिटीज़ हैं, जो प्रशासन की प्राथमिकताएं हैं, उनको समझें सारी पार्टियां, एक प्रोग्राम बनाएं। इसी तरीके से आप फॉर्म कर सकते हैं एक पोस्ट पोल कोलिशन को। कह रहा है इसके अंदर पावर का डिवीजन नहीं किया जाता है, समाज के अंदर जो प्रायोरिटीज़ हैं सरकार की, उनको देख करके ऐसे कोलिशन बनाए जाने चाहिए। बिल्कुल उल्टा होता है इंडिया में, है ना। हम तो पावर के लिए यहाँ पे कोलिशन बनाते हैं। लॉब देख लेना वर्ड को, छोटा सा पीस होता है, स्लाइस ऑफ ब्रेड होता है, उसको कहते हैं लॉब, है ना। जैसे पावर नाम की ब्रेड है, उसके लॉब हो गए छोटी छोटी कुर्सियाँ, छोटे छोटे मंत्रिमंडल के पद। कह रहे द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मैथड which sometimes results in parties resorting to brinkmanship on issues has been criticized in the past for rendering coalitions unwieldy। कह रहे जो प्रोग्राम है ना, इसको सर्च करना नेट पे, ये कौन सा प्रोग्राम है। कह रहे जो प्रोग्राम है ना, जो कभी कभी रिजल्ट होता है पार्टीज के रिसोर्ट करने पे, पार्टीज के सहारा लेने पे, और किस चीज़ को, ब्रिंकमैनशिप के काम को। ऐसा काम जिसके अंदर आप सिचुएशन को और ख़राब बनाते हैं, मामलों को सुलझाते नहीं हैं। कह रहे ये जो मेथड है ना, जो कि कभी कभी पार्टीज को इस काम के लिए मजबूर कर देता है,
ऐसे इश्यूज पे जो कि क्रिटिसाइज, ये मेथड जो है ना ये क्रिटिसाइज किया गया है पास्ट के अंदर, और क्यों, बना देने के लिए कोलिशंस को, गठबंधनों को अनविल्डी, अनमैनेजेबल, है ना। कह रहे ये हो सकता है अच्छा हो प्रोग्राम, लेकिन इसमें ऐसी ब्रिंकमैनशिप होती है इश्यूज के ऊपर कि इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया पास्ट के अंदर कि सारा का सारा गठबंधन अनमैनेजेबल बना देता है ये वाला प्रोग्राम। वील्ड करना एक वर्ब होती है, इसका मतलब हैंडल करना। शी नोज हाउ टू वील्ड पावर ऑफ हर लुक्स, उसको पता है अपने लुक्स की पावर को उसको कैसे हैंडल करना है, अच्छे से जानती है वो, है ना। हाउ टू वील्ड पावर ऑफ हर लुक्स। वील्ड से विल्डी बना देंगे तो इजी टू हैंडल, विल्डी से अनविल्डी बना देंगे जो चीज़ डिफिकल्ट टू हैंडल हो, जिसको मैनेज ना कर पाए, समझ गए ना। तो कोलिशंस को बना देता है अनमैनेजेबल। कह रहा बट दिस अलाउज फॉर अ बैटल ऑफ विट्स बिटवीन डिफरेंट आउटफिट्स इन द सेम अलायंस व्हाइल रिफ्लेक्टिंग द इलेक्टोरल मैंडेट मोर ट्रूली। कह रहा लेकिन ये जो अलाउ है ना, ये जो चीज़ है अलाउ करती है कैसे, किस चीज़ को, एक बैटल ऑफ विट्स को। बैटल होती है लड़ाई, विट्स होती है आपकी जो दिमाग, जो आपकी बुद्धिमानी। कह रहे लेकिन ये समझदारी की एक लड़ाई को अलाउ करता है ऊपर वाला मेथड, और किसके बीच में, अलग अलग आउटफिट्स, अलग अलग पार्टियों के बीच में, और कहाँ पे, सेम गठबंधन में, सेम अलाउंस में। और कैसे, रिफ्लेक्ट करते हुए, दिखाते हुए चुनावी मतदान के मैंडेट को अच्छे तरीके से, मोर ट्रूली, और ज़्यादा अच्छे बेहतरीन अंदाज में। कह रहा और एंड इज देयर फॉर अ प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ कोलिशन बिल्डिंग, इसलिए ये है एक मेन प्रिंसिपल फॉर्म कोलिशन बिल्डिंग की, गठबंधन के निर्माण की। समझ गए सेंटेंस को। तो कह रहा भले ही खराब हो लेकिन इसमें सब लोग बातचीत करते हैं, अपनी अपनी समझ की लड़ाई होती है सेम अलायंस के अंदर। तो इससे क्या होता है, इलेक्टोरल मैंडेट को सच में सच्चाई मिलती है, हमारी सेवा होती है इन मंत्रियों के द्वारा, और इसीलिए सही फॉर्म है, मेजर फॉर्म है कोलिशन बिल्डिंग की। चाहे सरकार इससे गिर जाए पर सरकार हमेशा ऐसी ही बननी चाहिए अगर दो पार्टियां मिलकर के आपस में आएंगी तो। समझ गए ना सेंटेंस को। आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग यहाँ पे एक जीरेंड है, रिफ्लेक्टिंग यहाँ पे एक जीरेंड है, वाइल प्रेपोजिशन और ऑफ प्रेपोजिशन से जुड़े हुए हैं। कह रहा अलायंसेस सच एज वन इन मणिपुर नाउ आर बिल्ट लेस ऑन प्रिंसिपल एंड मोर ऑन एकोमोडेटिंग वेरियस इंटरेस्ट। कह रहे गठबंधन जैसे कि एक जो है मणिपुर में आज की डेट में, सच एज वन इज मणिपुर नाउ। कह रहे ये बिल्ट होते हैं पैसिव वॉइस में, कम तो प्रिंसिपल के ऊपर, कम तो रूल के ऊपर, और ज़्यादा होते हैं एकोमोडेशन के ऊपर। एकोमोडेट करना मतलब किसी चीज़ को एडजस्ट करना, किसी चीज़ को मैनेज करना। कह रहे ये अलाउंस जो है ना, प्रिंसिपल कुछ फॉलो नहीं करते, सिर्फ एकोमोडेशन के हिसाब से बने होते हैं। और किसको एकोमोडेट करना है, अलग अलग भलाइयों को, और कैसे, कैरेट्स के साथ, गाजरों के साथ, रिवॉर्ड्स के साथ, जैसे कि मिनिस्ट्रियल बर्ड्स जो है आपकी मिनिस्टर की कुर्सियाँ। कह रहे अलायंस जो है किसी प्रिंसिपल पे नहीं बने होते, सिर्फ एक ही चीज़ पे बने होते हैं कि कैसे मिनिस्टर की कुर्सियाँ किसको मिल जाए, कैसे किसको कौन सी कैरेट मिले। कैरेट एक सिंबॉलिक वर्ड है रिवॉर्ड के लिए। अगर आपको कोई कैरेट दिखा रहा है तो मतलब आपको किसी चीज़ का प्रलोभन दे रहा है, किसी चीज़ के लिए आपको जो है ना लालच कर रहा है, आपको एंटाइज कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल एडिटोरियल्स थोड़े से कम इंटरेस्टिंग होते हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो, बोरिंग फील हो रहा हो, लेकिन इनको पढ़ना जरूरी है क्योंकि इंग्लिश के लिहाज से अच्छे होते हैं, साथ में पॉलिटिक आपको मालूम चलता है, पॉलिटिक देश में क्या चल रही है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहे द बीजेपी, एनपीपी और एनपीएफ बिसाइड्स इंडिपेंडेंट्स हु हैव कॉन्स्टिट्यूटेड द रूलिंग कोलिशन हैव नॉट रिलाइड अपॉन एनी प्रोग्रामेटिक अंडरस्टैंडिंग। कह रहे तीनों पार्टियां जिनके आगे हमने द लगा के बता दिया है, चुनावी पार्टियां। कह रहे बीजेपी, एनपीपी और एनपीएफ, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट्स के, उन जो है निर्दलियों के, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं रूलिंग कोलिशन को, इस रूल करने वाले सत्ता वाले अभी गठबंधन को। कह रहे इन तीनों ने ना हैव नॉट रिलाई अपॉन नहीं किया है, बिल्कुल भी सहारा नहीं लिया है किसी भी प्रोग्रामेटिक अंडरस्टैंडिंग का, ऐसी किसी भी समझ का जिसमें प्रोग्रामेटिकली ये काम करें। प्रोग्रामेटिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, इस तरीके से हम काम करेंगे, इस तरह से विकास करेंगे, ऐसा कोई भी प्लान इन्होंने आज तक इन तीनों ने मिलकर के नहीं बनाया है। आगे बढ़ते हैं। ये तीन है इसलिए हैव लगाया, अगर सिंगल पार्टी होती तो मैं यहाँ पे हैज़ लगाता। बिसाइड्स का जो प्रिपरेशन होता है वो कभी भी सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता। तो मान लो बीजेपी होती, बिसाइड्स के बाद इंडिपेंडेंस होता, उसके बाद भी मैं यहाँ पे जो यहाँ पे है ना हैव नॉट, यहाँ पे मैं हैज़ ही लगाता, है ना। ये हैव नॉट इन तीनों की वर्ब है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे द अनसिमली टू एंड फ्रॉम मूवमेंट ऑफ लेजिस्लेटर्स फ्रॉम बोथ द रूलिंग कोलिशन एंड द अपोजिशन इज जस्ट एन आउटकम ऑफ दिस अप्रोच ऑफ अलायंस बिल्डिंग। कह रहे जो अनसिमली सी, जो इम्प्रॉपर सी, जो बहुत ही खराब टू एंड फ्रो मूवमेंट है ना, दल बदलू काम है, मेंढक की तरह उछलने के काम है, लेजिस्लेटर्स के नेताओं के, बोथ रूलिंग कोलिशन से, दोनों सत्ताधारी पार्टियों से, कह रहे और अपोजिशन से, ये सिर्फ एक आउटकम है
इस फॉर्म का, इस रूप का अलायंस बिल्डिंग है। तो जो आप ऐसे अलायंस बिल्डिंग करते हो ना वाहियात, उसी वजह से आपके रोज दल बदल होते हैं, क्योंकि सब कुर्सी के चक्कर में इधर उधर जा रहे हैं। अनसीमली कैसे बना वर्ड? सीम मतलब अपीयर होना, सीमली मतलब अप्रोप्रिएट हो, जब प्रॉपर हो ऐसी चीज। सीम तो देखो वर्ब होती है ना, सीमली होता है एक एडजेक्टिव। सीमली क्या होता है? एडवर्ब नहीं होती, एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है जो चीज़ अप्रोप्रिएट हो, जो चीज़ बिल्कुल सही हो देखने के अंदर। अनसीमली क्या होगा? जो चीज़ देखने में बिल्कुल खराब हो, इनअप्रोप्रिएट हो, इनप्रॉपर हो, है ना। तो अनसीमली टू एंड फ्रॉम मूवमेंट होती है, खराब देखने में लगती है हमें। डिसकंटेनमेंट ओवर मिनिस्टर्स पोजिशंस वन कैबिनेट स्ट्रेंथ इज लिमिटेड टू अ मैक्सिमम 12 बर्ड्स इज इनएविटेबल। करें डिसकंटेनमेंट का काम है ना, डिसअपॉइंटमेंट का काम है, डिसप्लेजर का काम है, और किसके ऊपर? मिनिस्ट्रियल पोजीशंस के ऊपर, है ना, आपकी कुर्सी के ऊपर। जब कैबिनेट की स्ट्रेंथ है बहुत लिमिटेड है, 12 बर्थ तक, सिर्फ 12 ही कैबिनेट के अंदर मंत्री होंगे, कह रहे डिसकंटेनमेंट है ना, ये डिसअपॉइंटमेंट इनएविटेबल है, इसको अवॉइड आप नहीं कर सकते। समझ गए ना? इनएविटेबल, इनएस्केपेबल, इनअवॉइडेबल, जिस चीज़ को नहीं बचा सके इनएविटेबल। कह रहा व्हेन पावर इज ऑन द ओनली ग्लू, ये लास्ट वाली लाइन देखना, बहुत अच्छी लाइन है। व्हेन द पावर इज ओनली ग्लू मास डिफेक्शंस दैट कैन चेंज गवर्नमेंट्स विल बी कॉमन प्लस। कह रहे जब पावर, जब सत्ता सिर्फ अकेला ही वो एक ऐसा गोंद है, एक अकेला ऐसा एडिसिव है जो आपको चिपका के रखता है पॉलिटिक्स के अंदर। कह रहा पावर ही सिर्फ अकेला ग्लू होता है ना जब, तो बार बार बड़े बड़े डिफेक्शंस जो कि चेंज करते हैं गवर्नमेंट को, है ना, वो होंगे कॉमन प्लेस, हर रोज़ होने वाली घटना। अगर सिर्फ पावर के कारण पॉलिटिक्स हो रही है, सिर्फ यही ग्लू के कारण आप पॉलिटिक्स में फंसे हुए हो, तो रोज़ डिफेक्शन होंगे, ये चीज़ की आदत डाल लो। कॉमन प्लेस रूटीन हो, यूजुअल हो, प्रेवलेंट हो, मंडेन हो, ऐसी चीज़ जो हर रोज़ होती हो, कॉमन प्लेस। ग्लू को आप एडिसिव बोल सकते हैं, कोहेसिव बोल सकते हैं। कोहेसिव में आप दो ऐसी चीज़ों को चिपकाएंगे जो अलग टाइप की हैं, एडिसिव में दो ऐसी चीज़ों को चिपकाएंगे जो सेम टाइप की है ना, एडिसिव वर्सेस कोहेसिव। ये क्लोज टेस्ट में पूछे हुए क्वेश्चन है, ध्यान देना। अच्छा लगा हो तो जरूर से मुझे बताना। वीडियो शायद लंबी होगी आज की थोड़ी सी। कॉन्सेप्ट को अगर आप डिटेल में करेंगे ना तो वीडियो लंबी हो जाएगी, अगर कॉन्सेप्ट को आप मिस कर देंगे तो वीडियो यही 25 मिनट में पूरी हो जाएगी। जरूर से मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, अपने लाइक से, आपके अप्रिसिएशन से अपनी समरी को पोस्ट करें, साथ में क्विज़ के आंसर्स को पोस्ट करें। एक शेयर जरूर देना सोशल मीडिया पे। साइनिंग आउट।